बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। नबील मेरे साथ दफ्तर में काम करता था। वो ना सिर्फ मेरा कुलीग था बल्कि बड़ा अच्छा दोस्त भी था। मेरा घर दफ्तर से कोई 15 किलोमीटर दूर था। मुझे तो इतनी दुश्वारी नहीं होती थी, लेकिन नबील को जब नई नई नौकरी मिलती तो वो रोज़ाना एक पुरानी सी मोटरसाइकिल पर दफ्तर आया करता और उसे खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। नौकरी लगने के फ़ौरन बाद ही नबील के अब्बा ने नबील की शादी करा दी। शादी के बाद नबील ने 1 माह की रुखसत ले ली और फिर दोबारा से दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। सख्त सर्दी होती और सुबह के वक्त धुंध की वजह से ताहद्दे निगाह सफ़र होती और मौसम खासा ख़राब होता। नबील को मोटरसाइकिल पर दफ्तर आना जाना मज़ीद दुश्वार गुजार बन गया, जबकि वक्त पर दफ्तर आना भी ज़्यादा मुश्किल था। मेरे मशवरे से नबील ने इस मुसीबत का हल कुछ इस तरह से निकाला कि उसने 2 माह की तनख्वाह एडवांस ले ली और शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। मैंने वो घर तलाश करने में नबील की खासी मदद की। वो घर मेरे घर से नज़दीक ही था। नबील अपनी बीवी समीना के साथ ज़रूरत का सारा सामान लेकर नए शहर में आ गया। जिस दिन नबील अपने किराए के घर में शिफ्ट हुआ था, 2 दिन के बाद ही नबील को मैंने अपने घर दावत पर बुलाया। नबील की घरवाली देहाती और बड़ी ही सादा तबीयत की मालिक थी। मेरी बीवी की पहले दिन से ही नबील की बीवी से दोस्ती हो गई। यूं नबील का मेरे घर आना जाना लगा रहता। मेरी घरवाली उसके साथ काफ़ी वक्त गुजारती, क्योंकि एक तो वो अपने मैके से थी और दूसरा वो देहात की रहने वाली थी और फिर उसे तन्हाई का ज़्यादा एहसास भी ना होता। इसके बाद हम दोनों की घरवालियाँ गहरी सहेलियाँ बन गईं। 3 माह बड़ी आसानी से गुजर गए, लेकिन इंसान आखिर इंसान होता है। 3 माह के बाद एक दिन नबील दफ्तर से अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी खासी परेशान थी। नबील के पूछने पर कहने लगी, 3 माह हो गए तो मुझे बाहर लेकर नहीं गए। नबील कहने लगा, मैं तुम्हें आज ही बाहर घुमाने लेकर जाता हूँ, जिसे समीना ने यकसर मुस्तरद कर दिया और कहने लगी, 3 महीने हो गए तो मुझे मैके लेकर क्यों नहीं गए। नबील कहने लगा, समीना, खुदा का खौफ करो, मुझे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होती है, वो भी मैं आराम करने की बजाय तुम्हारे साथ तुम्हारे मैके चला जाऊं, और ऊपर से तुम्हारा गांव भी उधर बियाबान जंगलों में है। मैं अब हर हफ्ते तुम्हें उस जंगल में लेकर कैसे जाऊं? वो चिल्लाते हुए बोला। तभी समीना ने भी उसकी छेड़ निकाल ली। शहरी लड़के तो होते ही डरपोक हैं। तुम मर्द होकर डर रहे हो, मैं लड़की होकर नहीं डरती, तो फिर तुम्हारी मर्दानगी पर। ये सुनकर नबील ने बाजू हवा में लहराए और बोला, ठीक है समीना, तुम भी क्या याद रखोगी, मैं आज तुम्हें उसी बियाबान जंगल में लेकर जाऊंगा, वो भी रात के वक्त। नबील ने कहा और समीना खुश हो गई। समीना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। नबील कहने लगा, कल मेरी छुट्टी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मैके छोड़कर वापस आऊँगा और कल का सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारूंगा। हम सब ने बाहर एक होटल में बड़ी पार्टी का एहतमाम कर रखा है। समीना को वैसे भी ऐसी पार्टीज में जाने का शौक नहीं था। वैसे भी वो खासा मजहबी रुझान रखती थी। उसका ताल्लुक भी एक दीनदार घराने से था। सो समीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका शौहर पार्टी करे या किसी महफिल में जाए। समीना तो शुक्र करती थी कि वो घर में ही रहे। बहरहाल मगरिब का वक्त था। समीना तैयार हो गई और नबील ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली, क्योंकि आज वो भी हवाखोरी के मूड में था। समीना का घराना यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन उसने तेज़ बाइक चलाई तो 1.25 घंटे में समीना को मैके पहुँचा दिया। समीना मैके पहुँचकर दरवाजे पर जिद करने लगी कि तुम भी अंदर चलकर अम्मा अब्बा से मिलकर वापस जाओ। नबील जल्दी में था। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अब इतनी देर पहले ही हो गई है, जाते हुए मुझे मज़ीद लेट हो जाएगा, रास्ता भी लंबा है, वापस भी पहुँचना है। फिर क्या था, समीना ने मुंह बना लिया। नबील को मजबूरन अंदर जाना ही पड़ा। बस फिर तो वही होना था जिसका डर था। देहाती लोग थे, खातिर मदारत में कोई कमी कहाँ छोड़ते थे।
नबील की सास ने खाने पकाने का लंबा सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग बगैर बताए आए थे। इन लोगों ने बगैर खाना खाए उसे जाने भी तो नहीं देना था। यूं करते करते 11 बज गए। नबील दरमियान में फंस चुका था, ऊपर से दोस्तों की कॉल पर कॉल। वो कहाँ जाता। 12 बजे खाने से फारिग होकर सास ससुर ने उसके लाख जतन किए कि बेटा बाहर जंगल है, अभी मत जाओ, यहाँ कुछ पता नहीं होता, ऊपर की मखलूक भी होती है, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ही ना हो जाए। लेकिन नबील कहाँ रुकने वाला था। कहने लगा बार बार ये मौका नहीं मिलता। सब दोस्तों ने इकट्ठे होकर पार्टी का प्रोग्राम बनाया है, मेरी वजह से सभी मुझसे नाराज हो जाएंगे। बहरहाल नबील के सास ससुर ने कहा कि अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। नबील ने उनसे सलाम दुआ की और निकल आया। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और शहर के लिए रवाना हो पड़ा। मौसम बिल्कुल साफ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और खुशबू रात के वक्त एक खूबसूरत एहसास दे रही थी। गांव होने की वजह से आबादी कम थी और सड़क सुनसान थी। नबील की मोटरसाइकिल के अलावा सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां भी नहीं थीं। लेकिन अभी नबील ने 10 मिनट की मुसाफत ही तय की थी कि उसे चलते चलते सड़क के किनारे एक लड़की नजर आ गई। लड़की सुर्ख कपड़ों में मलबूस थी और बड़ी खूबसूरत दिखती थी। नबील ने सोचा कि न जाने ये लड़की किस मुसीबत में फंस गई है और रात के इस पहर यहाँ खड़ी है। उसने मोटरसाइकिल रोकी, नीचे उतरकर लड़की के पास गया, उसे सलाम किया और पूछा, खैरियत है बहन, आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? अगर बुरा ना मनाए तो मैं आपको साथ ले जाता हूँ, जहाँ आपका दिल करे वहाँ चली जाइएगा। नबील ने ख्याल किया कि शायद वो किसी शादी में जा रही थी या इसके साथ कोई मसला हो गया है। शायद किसी लड़के के साथ भाग रही हो, लड़के ने धोखा दे दिया हो और वापस लेने ना आया हो। बहरहाल मुख्तलिफ सोचें नबील के जहन में भी आ रही थीं। उसने लड़की से कहा कि आपका रात के वक्त यहाँ बैठना सही नहीं है, आप जंगल में कैसे रहेंगी? नबील की बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। नबील के इसरार करने पर वो लड़की बोली, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मेरे माँ बाप काफ़ी असर रसूख वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं शहर की तरफ गई हूँ तो वो पहले ही पुलिस को इत्तला कर देंगे। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कल रात को ठीक यहीं पर आ जाना, मैं इसी वक्त तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वरना अगर तुम्हारे साथ अभी चली गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा होगी। नबील उसकी जरूरत देखकर हैरान रह गया। अरे आप यहाँ कैसे रहेंगी? ये तो जंगल बेआबां है, ऊपर से यहाँ से कोई आता जाता भी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो? नबील ने फिक्रमंदी से पूछा तो कहने लगी कि मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ, मुझे यहाँ के तौर तरीकों का अच्छी तरह से पता है। अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो फिर मेरी बात मान लो। नबील ने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी मदद कर सकूँ। यही सोचकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते में सोचता रहा कि पता नहीं बेचारी पर क्या क्या जुल्म हुए होंगे। नबील की सोचों ने कब जाविया बदला पता ही न चला। कहते हैं कि सतही सोच वाले मर्दों के दिल में हमेशा एक औरत की जगह मौजूद होती है। बिना देखे समझे कि वो किरदार की किस पस्ती पर गिर रहे हैं, वो उस औरत की ख्वाहिश में लग जाते हैं। बहरहाल पूरा एक दिन जब नबील उस औरत की सोचों में गुम रहा तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना खुद को उस लड़की के सामने अमीर जाहिर किया जाए। इसने अपने दोस्तों से भी कह दिया कि उसे किसी ज़रूरी काम पर जाना है, बीवी के घर में कोई इमरजेंसी हो गई है। दोस्तों यारों को ये कहकर उसने अपना घर खाली करवा दिया। अब खाली घर में उस लड़की को लाने का क्या मकसद था, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल नबील ने अपने दोस्त से गाड़ी मांगी, कहा कि घर वाली को गांव से वापस आना है, बुरा ना मनाए तो मैं आपकी गाड़ी ले जाऊंगा। सर्दी में मोटरसाइकिल पर समीना घर कैसे आएगी? उस वक्त नबील का दोस्त मैं था और ये वाक़या उसने मुझे बाद में सुनाया था। खैर गाड़ी मैंने उसे दे दी। दोस्त जो था, नबील शाम को गाड़ी लेकर अपने घर से उस लड़की को लेने के लिए निकल खड़ा हुआ। नबील को रात होने की वजह से उस जगह का सही अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन वो दरख्तों को देखता हुआ गया और उसी दरख्त के नीचे पहुंच गया जहां कल रात उसे वो लड़की मिली थी। नबील को गाड़ी पर देखकर वो भी काफ़ी खुश हुई थी। नबील ने पास पहुंचते ही कहा, आप ठीक तो हैं? आपको कल से कोई मसला तो नहीं हुआ? मैं आपके बारे में बहुत फिक्रमंद था कि आपके साथ रात के वक्त यहाँ बेआबान जंगल में
कोई हादसा पेश न आ जाए। मेरे साथ कोई हादसा कैसे पेश आ सकता है? लड़की ने पुरस्कार लहजे में कहा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नबील आज शरारती मूड में था। लड़की से कहने लगा, आप ठीक ना भी होती तो मैं आपको ठीक कर देता। भला वो कैसे? लड़की भी उसकी बात का जवाब देने लगी। वैसे तो आपने मुझे मरीज़े मोहब्बत बना दिया है, लेकिन कहते हैं कि दुखी दिल के पास हर दर्द की दवा होती है। नबील ने दुखी बनने की एक्टिंग करते हुए कहा। लड़की भी नबील को बढ़ावा देने लगी। नबील समझ गया कि उसका काम बन सकता है। 2-4 बातों के बाद नबील ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने का कहा। लड़की इसरार करने लगी कि पहले तुम बैठो, उसके बाद मैं भी बैठ जाऊंगी। खैर, नबील अपनी गाड़ी में आकर बैठा तो वो लड़की भी झट से उसकी गाड़ी के अंदर बैठ गई। बोली, ऐसा ना हो कि हमें कोई देख ले, तुम गाड़ी के शीशे बंद कर दो। नबील ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और सारे शीशे चढ़ा दिए। एक लड़की की सोहबत में नबील का सफ़र खासा खुशगवार हो गया था। रास्ते में उसने अर्जन पूछा, आपको भूख तो लगी होगी, कल मैं भूल गया था, अंदाज़ा नहीं था, वरना आपको खाने के लिए कुछ ज़रूर ला कर देता। उसने कहा और फिर उससे खाने के बारे में पूछा। लड़की ने कहा कि वो आइसक्रीम खाना चाहेगी। नबील ये सुनकर हैरान हो गया कि इस सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है। खैर, उसने कहा कि क्यों नहीं। फिर गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकी और एक बड़ी सी आइसक्रीम लेकर उस लड़की के पास दोबारा आ गया। लड़की ने बड़ी रग़बत से आइसक्रीम खाई। उसके बाद उसने 2-3 और आइसक्रीम्स मंगवाई और सारी की सारी खा गई। नबील उसकी इस आदत पर बड़ा हैरान हुआ। खैर, बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला। नबील ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो उसे महसूस हुआ कि गाड़ी में अजीब किस्म की हब्स और बदबू फैल गई है। नबील ने सोचा कि शायद मौसम खराब है, बाहर बारिश है, इसी वजह से अंदर हब्स हो रहा है। हालांकि गाड़ी में हरारत मामूल से बढ़ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से नबील ने गाड़ी घर तक ड्राइव की। उसका सर भारी हो रहा था। नबील ने गाड़ी घर के सामने रोकी तो वीरान घर देखकर उसके अंदर का शैतान जाग उठा। जल्दी से गाड़ी से उतरा, घर का गेट खोला और वापस गाड़ी में बैठकर गाड़ी गैराज में पार्क की। लड़की बददस्तूर गाड़ी में बैठी हुई थी। नबील उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की ने उसे वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नबील अपने मूड में था। शायद वो उसे अपने हाथ से पकड़कर गाड़ी से उतारना चाहता था। दरवाज़ा खोलकर झुककर अपना हाथ उस लड़की के सामने किया और उसे गाड़ी से निकलने का कहा। लड़की बचती बचाती गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन उतरते हुए उसका सुर्ख लिबास गाड़ी से लगकर एक पल को ऊपर हो गया। तभी नबील जो ज़मीन पर झुका हुआ था, उसकी नज़र लड़की के पाँव पर पड़ी। काश ये लम्हा ही ना आता, या कम से कम नबील ने अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाया होता, लेकिन उसके अंदर के शैतान ने उसे बुरी मुसीबत में फंसा दिया था। लड़की के पाँव उल्टे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी हैबत थी। नबील के तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। नबील ने लाख कोशिश की कि लड़की को महसूस न होने दे कि उसकी नज़र उसके पाँव पर पड़ने के बाद वो उसकी हकीकत जान चुका है, लेकिन उसका साकित और जामिद चेहरा और पथराई हुई आंखें देखकर लड़की समझ गई कि उसकी हकीकत आश्कार हो चुकी है। तभी वो उसकी तरफ बढ़ते हुए खौफनाक कहकहा लगाकर बोली, तुम्हें क्या लगा नबील कि तुम मुझसे मोहब्बत के वादे करके मुझे यूं ही तन्हा छोड़ दोगे? वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। नबील की हालत मानो तो ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, खौफ से थर थर कांप रहा था। लड़की ने इधर उधर देखा और फिर अपने हाथ आगे को बढ़ाने लगी। नबील को लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर कांटे चुभो दिए हों। लड़की ने कुछ बुड़बुड़ाते हुए दरवाजे पर फूंक मारी और घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। वो उसे तकरीबन घसीटते हुए दरवाजे से अंदर लाई और कमरे के फर्श पर इतने जोर से पटक दिया कि नबील बिल्कुल बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो दर्द से करह रहा था। घर का नक्शा भी बदला हुआ था, सब कुछ बिखरा पड़ा था। नबील के जिस्म में शदीद नकाहत हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। घबराकर उसने समीना को कॉल की और उसकी मिन्नतें करने लगा, खुदा के लिए समीना घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। समीना मशरकी औरत थी, अपने शौहर की प्यार भरी बातों को तरसी हुई थी। उसने जो ये देखा कि उसका शौहर उसे देखने को बेताब हो रहा है तो अपने भाई से जिद करने लगी कि मुझे वापस ससुराल छोड़ आओ।
خیر سمینہ کو نبیل کی آواز سن کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یقیناً وہ کوئی ایسی ہی خبر ہوگی جو نبیل اسے بتا نہیں رہا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے سسرال واپس آئے تو نبیل کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے مجھے فون پر کال کی۔ میرا فون سائلنٹ پر تھا، لیکن جب میرا نمبر نہ ملا تو اس نے میری بیوی کو نمبر ملایا، ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم دونوں جب نبیل کے گھر پہنچے تو نبیل کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو ہم بھی گھبرا گئے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا، جبکہ سخت بخار بھی تھا۔ لیکن جب سارا معجزہ میں نے سنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیس ڈاکٹر یا ہسپتال کا نہیں ہے۔ میں سیدھا اپنے پڑوس میں میاں حلیم صاحب کے گھر گیا اور انہیں بلایا۔ حلیم صاحب نے نبیل سے ساری بات دوبارہ تفصیل سے سنی۔ نبیل مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے کاغذ اور پینسل منگوائی، سرخ اور سبز رنگ کی مدد سے کچھ ہندسے تحریر کیے اور کچھ پڑھائی کی۔ مزید کچھ آیات لکھنے لگے۔ اس کے بعد کاغذ پانی میں ڈبویا اور ہوا میں دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، بلا شبہ انسان اپنے گناہوں سے ہی نقصان پاتا ہے۔ رات کو جس مخلوق کو آپ یہاں لائے تھے وہ بڑی طاقتور ہے۔ قدرت نے آپ کی زندگی ابھی باقی رکھی تھی، اس لیے شکر کریں، ورنہ آج آپ کی لاش یہاں پڑی ہوتی۔ انہوں نے نبیل کو پانی پلایا اور ایک مزید تعویذ بنا کر دروازے کی چوکھٹ پر لٹکانے کے لیے دیا۔ پھر 7 تعویذ مزید بھی دیے کہ صبح نہار منہ ایک تعویذ 7 دن کے لیے استعمال کریں، اللہ خیر کرے گا۔ میاں حلیم صاحب گھر سے نکل گئے۔ سمینہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا جیون ساتھی بچ گیا، ورنہ وہ نہ جانے کیا کرتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔